हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पहला आपको पढ़ा दिया था एरियोलर ऊतक। आज दूसरा है वसामय संयोजी ऊतक, फैट, जिसको हम लोग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो बॉडी में जो फैट जमता है उसके बारे में बात हो रहा है। वसा जो है एडिपोज टिश्यू के नीचे कलेक्ट होता है। तो इसमें क्या करना है कि जब यही एरियोलर ऊतक रूपांतरित होता है, मतलब बदल जाता है शरीर में, तो रूपांतरण के बाद शरीर में कहीं भी यह क्या होता है, वसा ऊतक के रूप में स्टोर हो सकता है, जमा हो सकता है। इस ऊतक में मुख्य रूप से जब हम वसा ऊतक में आते हैं, मुख्य रूप से ये अंडाकार या गोल सी, चाहे जैसे कर लीजिए, अंडाकार या गोल सी एक वसीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जो फाइब्रोब्लास्ट जैसी होती हैं। गोल सी क्या पाई जाती हैं? वसीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये वसीय कोशिकाएं किसके जैसी होती हैं? फाइब्रोब्लास्ट की तरह होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट की तरह। इसके निकट महीन रुधिर वाहिनियां और मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके निकट रुधिर वाहिनियां और मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद रखना है, ये बड़ी अंडाकार सी होती है, वसीय कोशिकाएं कही जाती हैं, और इनमें फाइब्रोब्लास्ट जैसी होती है। इनके निकट में रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं और मास्ट कोशिकाएं का जमा होता है। मनुष्य में ये वसा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? उदर के निचले भाग में। उदर मतलब पेट, पेट के निचले भाग में। देखिए, किसी भी इंसान का पेट पहले निकलता है जब बड़ा होता है और ज़्यादा मतलब फैट वाली चीज़ खाता है, जैसे आलू, चावल, तेल, घी, मसाला, तो उसका पेट पहले निकलता है। ठीक, नितंब, हिप, ये हिप का जो पिछले दोनों पोर्शन है ये आपके मोटे होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। जांघ मोटी होने लगती है। आंखों के बगल देखिए मोटापन आने लगता है, इसे करिए तो फूल जाता है। तो यहाँ पर सब जगह वसा जमा होने लगता है। फिर उसके बाद चेस्ट में, बाहों में, इन सब जगह शरीर के वसा पहुंच जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति मोटा दिखने लगता है। ठीक, इसका उदाहरण है ऊंट की कुबड़। ऊंट की कुबड़, यदि आप ऊंट को खिलाएं और उसको खूब वसा जमा होने लगता है तो उसकी कुबड़ बड़ी होने लगती है, जिससे यह समझ में आता है कि ऊंट हमारा स्वस्थ है, मस्त है। इसी तरह से मैराइन भेड़ होती है। मैराइन भेड़ में वसा कहाँ जमता है? उसके पूंछ में। कहाँ जमता है? उसके पूंछ में। उसकी पूंछ मोटी सी हो जाती है। तो ये हमारा परिचय था वसा के बारे में। ठीक, अब इसी में यह बताता है कि वसा का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में। सबसे पहली बात, वसा का कार्य होता है कि यह दबाव या खिंचाव, धक्के आदि से शरीर को बचाता है, और कुछ जंतुओं में यह ताप रोधक भी होता है। ताप रोधक का मतलब क्या हुआ? जो लोग मोटे होते हैं उनको थोड़ी ठंड कम लगती है, उनको थोड़ी ठंड कम लगती है, शरीर के अंदर ताप नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि फैट रोक लेता है। ठीक, वसीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य भंडारण करना। खाद्य भंडारण करना, भोज्य पदार्थ को जमा करना। तो जो वसा है ना, अगर 1 ग्राम वसा को गलाते हैं तो 9.6 कैलोरी एनर्जी देता है। कितना देता है? जबकि 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4.3 कैलोरी एनर्जी देती है। तो आप देखिए, सबसे कम ऊर्जा कौन देता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट यदि आपके शरीर में ज्यादा हो जाए, आपके शरीर में ज्यादा हो जाए, तो लाइपेज एंजाइम के थ्रू यह बदल जाता है किसमें? वसा में। किसमें बदल जाता है? वसा में, चर्बी में, जो हमारे बॉडी में स्टोर होने लगता है, जमा होने लगता है। समझ में आया? इसका काम भी है कि देखिए, एक उचित पर्याप्त वसा आपकी बॉडी में रहेगा तो शरीर का एक बढ़िया सा शेप मिलता है, लेकिन आकार मिलता है। लेकिन अगर यह वसा ज्यादा हो जाए तो शरीर भी बेडौल हो जाता है, पेट निकल आएगा, फिर पेढ़ी हो जाएगी, ऐसे निकल आएगी ना, ये चेस्ट लटकने लगेंगे,
ठीक, महिलाओं के ब्रीस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, बाहों में देखिए मोटापन आने लगेगा, ठीक, कमर मोटी होने लगेगी। तो ये जब तब आप कपड़े वपड़े पहनेंगे तो इतनी फिटिंग के कपड़े अच्छे दिखेंगे नहीं ना, ठीक। जब मोटा आदमी पहनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं इकट्ठा करना चाहिए। तेल मसाला, ठीक, ये समोसे ना, ये सब चीज़ों, पिज्ज़ा पास्ता, ठीक, और क्या कहते हैं चॉकलेट, इन सब से हमारे शरीर में फैट बनता है, ठीक। मिठाइयाँ वगैरह भी हैं, दूध में क्रीम जो होता है वो फैट ही होता है। तो आप अगर स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो वेट मत बढ़ाइए और इतना काम करिए कि आपके शरीर से ये ऊर्जा बन के निकल जाए, आप फिट रहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया हमारा वसा संयोजी ऊतक के बारे में। अब आता है उपास्थि। उपास्थि क्या है? हड्डी ही की तरह यह भी होता है, लेकिन हड्डी मजबूत होती है, बोन मजबूत होती है। उपास्थि उतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन हड्डी जैसी होती है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे दो ये नाक के दो छिद्र हैं, दिख रहे हैं ना, इन दोनों छिद्रों के बीच में उंगली डालिए तो एक हड्डी जैसी खड़ी है ना यहाँ पे, ठीक, मजबूत है, खड़ी है, आपको सुरक्षा दे रही है, लेकिन अगर जोर से मारेंगे टूट भी जाती है, ये भी देखिए। यही आपकी क्या कहलाती है? उपास्थि। क्या कहलाती है? उपास्थि कहलाती है। तो उपास्थि कैसी होती है? दृढ़ किंतु लचीली ऊतक होती है। देखा इसी से हिला से करता है, लचीली ऊतक होती है, जो दबाव और तनाव सहने की क्षमता भी रखती है। ये कैसी होती है? दृढ़ होती है, लचीली होती है, जो दबाव और तनाव सहने की क्षमता भी रखती है। प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है और इसके मैट्रिक्स को हम लोग कांड्रिन कहते हैं। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। इसके मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? कांड्रिन। कांड्रिन कांड्रिन में क्या होता है? महीन कोलेजन तंतुओं का एक सुव्यवस्थित जाल होता है। कांड्रिन में क्या होता है? एक महीन कोलेजन तंतुओं की एक सुव्यवस्थित, अच्छे से व्यवस्थित जाल होती है। इसी से हमारे उपास्थि को दृढ़ता मिलती है। इसी से हमारे उपास्थि को क्या मिलती है? दृढ़ता मिलती है। नाक, कान, ये देखिए खड़ी है ना, कान ऐसा छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे मोड़ सकते हैं ना, हड्डी होगी तो टूट जाती है ना, टूट जाती है, लेकिन एक समय तक इसे भी मोड़ सकते हैं, और ज्यादा मोड़ के नहीं कर सकते ना। तो उपास्थि लचीली है तभी तो मुड़ रही है। तो नाक, कान, कंठ, गले में भी यह हड्डी पाई जाती है। श्वास नलिका है, सांस लेने वाली, आज भी यह उपास्थि पाई जाती है। ठीक, उपास्थि के प्रकार। उपास्थि 4 प्रकार के होते हैं। पहला है श्वेत तंतुमय उपास्थि। ठीक, श्वेत तंतुमय उपास्थि को व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज कहते हैं। ये क्या करती है? कशेरुकाओं के बीच में ये स्थित अंतरा कशेरु गद्दियों में पाई जाती है। अंतरा कशेरु गद्दियों पर पाई जाती है। फिर से ध्यान से सुनिए, कशेरुकाओं के बीच में स्थित अंतरा कोशिकीय गद्दियों पर पाई जाती है। इस उपास्थि में मैट्रिक्स कोलेजन तक अपेक्षाकृत मोटे, संख्या में अधिक लहरदार गुच्छे में पाए जाते हैं। इस उपास्थि में जो मैट्रिक्स है कोलेजन तंतु, वो क्या होती है? अपेक्षाकृत हल्की सी मोटी होती है, संख्या में अधिक होती है, लहरदार होती है, गुच्छे और गुच्छे में पाई जाती है। गुच्छा मतलब समूह में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए, श्रोणि मेखला। ये वाली हड्डी क्या कहलाती है? श्रोणि मेखला। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यूबिक बोन, ठीक है ना। अब पेल्विक गर्डल, सॉरी प्यूबिक बोन बोल दिया, पेल्विक गर्डल। ये श्रोणि मेखला का प्यूबिक माने ये पेशाब के रास्ते का ऊपर वाला भाग। ये वाली हड्डी जब यहाँ ऐसे करिए तो हड्डी महसूस होती है ना, ये वाली भाग बनाती है। सिम्फाइसिस इसी उपास्थि का बना होता है। सिम्फाइसिस भी इसी उपास्थि का बना होता है। हाइलाइन उपास्थि। हाइलाइन, इसका कांड्रिन अपारदर्शक, इसमें जो कांड्रिन पाया जाता है वो अपारदर्शक होता है, हल्के नीले रंग का होता है और कोलेजन तंतु अधिक महीन होने के कारण इसकी संख्या आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। फिर से ध्यान दीजिए, हाइलाइन उपास्थि जो कांड्रिन होती है वो अपारदर्शक होती है, हल्के नीले रंग की होती है और कोलेजन तंतु
अधिक महीन, महीन माने पतला होने के कारण आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी संख्या भी हमारे शरीर में बढ़ती जाती है। ये उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं? हाथ पैरों की लंबी हड्डियों में। हाथ पैर की लंबी हड्डियां है ना, ठीक इसमें पाई जाती हैं। संधि तलों में, संधि तल माने जहाँ जुड़ाव होता है, जहाँ हड्डियां जुड़ी होती हैं वहां पाई जाती हैं। ये लचीली होती हैं, गद्दियों के रूप में होती हैं, श्वासनाल में पाई जाती है, स्टर्नम ये वाली हड्डी स्टर्नम आदि में भी ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्या बताता है? कैल्सीफाइड। अब कैल्सीफाइड में कैल्शियम का जमाव देखने को मिलेगा, कैल्शियम। तो कह रहा है पहले यह प्रभासी होती है, प्रभासी माने हल्की सी लचीली होती है, किंतु कैल्शियम के जमा हो जाने पर यह कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है और इसका लोच भी समाप्त हो जाता है, पहले लोचदार रहती है। मेढक की अंश मेखला के सुप्रा स्कैपुला, मेढक के अंश मेखला में सुप्रा स्कैपुला व श्रोण मेखला की प्यूबिस हड्डियां इसी उपास्थि की बनी होती हैं। ठीक, अब अगले टर्न पे एक चौथा और बचा है, उसको बता देंगे। ठीक है बच्चों, और फिर और आगे बढ़ेंगे। आज तब तक के लिए जो दिया गया इसको तैयार करिए, नोट्स बनाइए और बच्चों में शेयर करिए, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।